पहलगाम अटैक से पहले आसिम मुनीर कहता है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस। उसके बाद फील्ड मार्शल प्रमोशन हो जाता है, प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान राइट नाउ। लेकिन अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर यह स्टेटमेंट दे दें कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस या टू सेपरेट सिविलाइजेशंस, आई कैन राइट दिस इन माय ब्लड दैट ही इज गोइंग टू लूज नेक्स्ट इलेक्शंस। क्योंकि खुद आरएसएस, बीजेपी आइडियोलॉग, ये खुद इस स्टेटमेंट को, ऐसी बातों को रिजेक्ट कर देगी और उसके सपोर्ट के बिना क्या होगा आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले आरएसएस को समझते हैं आज की वीडियो में, और फिर ये क्यों 1947 को रिजेक्ट कर रही है, मतलब क्या है इसका। इसमें हम काउंटर्स भी जानेंगे। बाय द एंड आपको पता लग जाएगा कि लेफ्टिस्ट लिबरल क्यों काउंटर करते हैं, गांधी जी क्यों काउंटर कर रहे थे, अंबेडकराइट क्यों काउंटर करते हैं। लेकिन पहले जब मैं आरएसएस के बारे में बताऊंगा तो बिल्कुल आरएसएस क्या कहती है उस हिसाब से बताऊंगा। आपको थोड़ा न्यूट्रल होके एक्सेप्ट करना होगा, मतलब एक्सेप्ट इन द सेंस, समझिए इसको। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, पहली बात तो यहां पर वर्ड है नेशन, किसी रिलीजन का नाम नहीं है। जैसे प्राइमरीली आप जानते हैं कि राइट विंग जब हम किसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो उसका मतलब है कि वो कल्चर एज वेल एज नेशन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ कमिटमेंट रखती है, उस बेसिस पर वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना चाहती है। जरा आसान शब्दों में समझिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, स्वयंसेवक का मतलब क्या होता है, वॉलंटियर। संघ एक ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो सबको सेवा के लिए आगे आना होगा, एक यूनिटी होनी होगी, डिसिप्लिन होना होगा, और उस डिसिप्लिन को ऑर्गेनाइज वे में एक्शन में लाना होगा। आरएसएस की स्थापना के पीछे के कारण क्या थे, इस पे भी एक्चुअली डिवीजन है। डिवीजन क्यों, अगर आप गूगल करेंगे तो कुछ तो ये पॉइंट्स मिलेंगे, मैं हर एक पॉइंट के अंदर भी जाऊंगा अभी, लेकिन फिर आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, वो कहेगा कि ये सब फॉल्स नैरेटिव है, रॉन्ग है, ये इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट ये नहीं है। क्योंकि आरएसएस और आरएसएस का वर्क एक्चुअली कंट्रास्ट करता है विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द हिस्ट्री विच यू हैव रेड बाय लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस। स्थापना तो हुई थी 1925 में, तभी हम 100वें वर्ष की बात कर रहे हैं आरएसएस की इस साल, और इसी वजह से इस वीडियो को यहां पर हम ला रहे हैं। 27 सितंबर 1925 विजयदशमी का दिन। लेकिन आरएसएस से पहले 1923 में वीडी सावरकर अपने एक वर्क एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व में जो आइडियाज दे चुके थे, उसका इंफ्लुएंस पड़ा था डॉक्टर केबी हेडगेवर पर। उसके बाद ये आरएसएस बनी। कहा जाता है कि 1920s में जो कम्युनल राइट्स हुए थे नागपुर में, उसका भी एक बड़ा कारण था, जिसकी वजह से आरएसएस को बनाना जरूरी समझा मिस्टर केबी हेडगेवर ने। यानी कि हिंदूज को एक साथ करना होगा, यूनाइट करना होगा, प्लस ट्रेन करना होगा, जिससे कि वो अपनी और राष्ट्र की सुरक्षा कर सके। एक कहा जाता है कि क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से वो खुश नहीं थे। जरा टाइमिंग देखिए, हम 1925 की बात कर रहे हैं, इसके पीछे की हिस्ट्री में जरा जाइए। 1920 में क्या चल रहा था। एक्चुअली डॉक्टर केबी हेडगेवर खिलाफ थे गांधी जी के खिलाफत मूवमेंट के आइडिया को कांग्रेस के एक्शंस के साथ मर्ज करने में। आप कहेंगे मतलब क्या है, अरे वर्ल्ड वॉर 1 1914 टू 1918, एंड ऑफ कैलिफ, मतलब जो ऑटोमन्स था उनका डिक्लाइन हुआ, जो कैलिफ का पद था यानी खलीफा का जो पद था, यानी कि एक पॉलिटिकल रिलीजियस हेड जो होगा इस्लामिक वर्ल्ड का, उसको हटा दिया गया था। अब उसके बाद जो अली ब्रदर्स ने यहां पर मूवमेंट की थी, जो ब्रिटिश इंडिया था, कि और उसको कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट मिला कि यस, ब्रिटिशर्स के साथ अगर हम बातचीत करेंगे, इस मुद्दे पर प्रेशर बनाएंगे और हिंदूज और मुस्लिम साथ आएंगे, तो इट विल बी अ सिंबल ऑफ यूनिटी। लेकिन यहां पर आरएसएस का मानना था कि नहीं, मतलब व्हाई यू आर गोइंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजन व्हेन इट कम्स टू नेशन। गहराई से समझिएगा इस बात को। मुद्दा यह था कि आप धर्म को और राष्ट्र को साथ क्यों ला रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर ऐसी बात आप कैसे कर सकते हैं, आरएसएस तो खुद हिंदू धर्म के बेसिस पर पॉलिटिकल आइडिया, नेशन की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। मैं हर एक पॉइंट पर आऊंगा, हर एक वर्ड का ऑपरेशन कर देंगे हम, उसकी टेंशन ना लीजिए। जरा इस पर
आप आता हूं, इसको जरा ओपन करता हूं। पहली बात तो यहां पर हिंदू वर्ड का मतलब वीडी सावरकर क्या कह रहे थे? उनका मानना था भारत में जो भी इंसान ये मानता है कि ये जमीन, दिस लैंड इज योर पितृभूमि एंड पुण्य भूमि, देन इट मीन्स यू आर अ हिंदू। यहां पर हिंदू वर्ड इज नॉट इक्वल टू द वर्ड रिलीजन कैटेगराइजेशन दैट यू सी इन इंग्लिश डिक्शनरी। यानी कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये जो टर्म है ये रिलीजन को डिमार्केट करते हैं। वीडी सावरकर का कहना था कि यहां पर हिंदू शब्द जो है ऐसा कोई डिमार्केशन रखता ही नहीं है। आप कहेंगे नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, वो कहेंगे फिर यू आर बोरोइंग कॉलोनियल मीनिंग्स। तुमने इंग्लिश में रिलीजन शब्द समझा, इसके जो रेफरेंस पॉइंट तुम्हें समझाए तुमने उसी को चिपका लिया अपने से। अब अगर कोई और तुम्हें मीनिंग दे दे हिंदू शब्द का, तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तभी मैंने कहा था कि अल्टीमेटली न्यूट्रल वे में शुरुआत करनी पड़ेगी इस डिस्कशन की। मैं काउंटर भी हर एक पॉइंट का करूंगा आगे, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम जीरो, कि कहना क्या चाह रहे हो पहले वो बता दो। तो इनका कहना है कि जो हिंदू शब्द है वो एक ज्योग्राफिक और एक कल्चरल आइडेंटिटी को दर्शाता है, बताता है, नॉट रिलीजियस, पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट रिलीजियस, ज्योग्राफिक एंड कल्चरल। एक्चुअली जिसको आप वैदिक रिलीजन कहते हैं या उपनिषद की बात करते हैं, वहां पर हिंदू शब्द तो है ही नहीं। हिंदू शब्द जो है, द वर्ड, इट एक्चुअली केम फ्रॉम कॉलोनियल पास्ट, जहां पर सिंधु नदी, स की जगह ह फारसी भाषा में उस वर्ड का, और इसकी बेसिस पर कहा जाने लगा कि भाई सिंधु की नदी के इस पार जो लोग हैं इस मेनलैंड में वो हिंदू हैं। तो एक वैसा ही रेफरेंस पॉइंट ये ले रहे हैं। इनका मानना है कि विदाउट कॉमन आइडेंटिटी नो नेशन कैन एग्जिस्ट। इनका कहना था कि इंडिया इज नॉट अ नेशन विच इज, यू कैन से, अ कंस्ट्रक्ट विच इज, यू कैन से, फाइटिंग फॉर इट्स आइडेंटिटी। ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस वर सेइंग कि इंडिया तो नेशन है ही नहीं। जैसे एक बुक का आपको एग्जांपल देता हूं, एक स्कॉलर का एग्जांपल देता हूं, आप पढ़िएगा कभी वैलेंटीन शिरोल के बारे में। वैलेंटीन शिरोल, उनकी बुक इंडियाज अनरेस्ट, ये पब्लिश हुई थी 1910 में, 1910 में। वैलेंटीन शिरोल पता क्या कह रहे हैं उस टाइम पर? कह रहे हैं कि इंडिया कब से राष्ट्र होने लगा? कह रहे हैं जब ये राष्ट्र ही नहीं है, नेशन ही नहीं है, तो यहां फिर नेशनल मूवमेंट कैसे हो गई? नेशनल मूवमेंट ही नहीं है। तो भाई जो हमारे लीडर्स जो यहां पर कर रहे थे वो नेशनल मूवमेंट ही नहीं थी। तो वैलेंटीन शिरोल कह रहे नहीं, नेशनल मूवमेंट ही नहीं है। हमने कहा भाई कैसे नहीं है नेशनल मूवमेंट? कह रहे क्योंकि तुम नेशन ही नहीं हो ना, यू आर डिवाइडेड। एक्चुअली पीपल हियर वर एक्चुअली टर्म्ड एज बार्बरिक, मीक, with weak history, with weak historical cultural identity। भाई जो अपनी पहचान को ही कमजोर मानेगा वो हाथ जोड़ के दूसरे को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। उसको गुलाम बनाना आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है उसको गुलाम बनाना। तो एक्चुअली जो स्लेवरी थी ना, दैट वाज नॉट जस्ट पॉलिटिकल, दैट वाज हैपनिंग एट कल्चरल लेवल एज वेल, हिस्टोरिकल लेवल एज वेल। ये उस पर काम करने के लिए ये आइडियाज दे रहे थे। ये काउंटर था उस ब्रिटिश स्लेवरी का। अब रिलेट हो रहा है आपको? अभी मैं और स्कॉलर्स की बात करूंगा, अभी मैं नेशन के आइडिया को भी और ओपन करने वाला हूं आगे। पहले इसको ओपन कर दो। अब समझ में आया आपको कि वो क्यों कह रहे थे कि वी आर डिससेटिस्फाइड विद कांग्रेस, और कैसे आप ये जो अपने आइडियाज में धर्म का जो इस्तेमाल कर रहे हो वो स्पेसिफिक ब्रिटिश टर्म्स पर कर रहे हो। खैर, एस्टेब्लिश हिंदू राष्ट्र, ठीक है, हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है, ये आइडिया कहा जाता है। हालांकि इसका एक काउंटर भी है। काउंटर ये है, जैसे 1923 में अगर आप सर्च करेंगे, आप जो हिंदुत्व का जो आइडिया है, मतलब ये कह क्या रहा है? ये नहीं कह रहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो कह रहे हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है। अरे भाई जब कह दिया इस जगह पर भारत में हर वो इंसान जो इस जगह को पितृभूमि, यानी कि आपका ओरिजिन का लैंड यही है, पुण्य भूमि यानी कि आपके लिए होली लैंड है, ये पवित्र भूमि है ये, तो आप हिंदू हो। तो फिर ये तो जगह ही है हिंदू राष्ट्र। बनाना क्या, एस्टेब्लिश क्या करना है? सेम यही स्टेटमेंट अभी कुछ टाइम पहले
मोहन भागवत जी ने भी दी थी। कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना क्या है, हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। और हिंदू राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि यह स्पेसिफिक एक कल्चरल प्रैक्टिस को फॉलो करने वाले लोगों को ही है, यानी कि जिनको आप हिंदू कह रहे हैं, जो डिमार्केशन कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स का नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह सिख का नहीं है, ईसाई का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यह सबका है, हर वो इंसान जो यहां रहता है और जो इससे आत्मीयता रखता है, जो इससे अपना जुड़ाव रखता है, हर वो इंसान वो इस कंस्ट्रक्ट के अंदर है, इस परिभाषा के अंदर है। और ऐसी परिभाषा जरूरी है, ऐसी डेफिनेशन जरूरी है, सो दैट वी कैन प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ, वी आर फ्री फ्रॉम डिविजन्स। दैट इज वाई आरएसएस का जो आइडिया है वो कास्ट बेस्ड डिविजन्स को भी रिजेक्ट करता है। दैट इज वाई आरएसएस का आइडिया, ये माउंटबेटन का जो आइडिया था टू नेशन थ्योरी का, उसको भी रिजेक्ट करता है। इस बात को भी रिजेक्ट करता है कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू सेपरेट नेशंस, टू सेपरेट सिविलाइजेशन, ऐसा नहीं है। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रह रहे मुस्लिम्स हैं वो भी इसी आइडिया ऑफ हिंदू के अंडर हैं। हालांकि हिंदू शब्द का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होने लगा प्राइमरली इन द ब्रिटिश टाइम एंड द कॉलोनियल, मतलब बिफोर दैट एज वेल, जो अदर आपकी कॉलोनीज थी अदर देन ब्रिटिश। तो अब ऐसे में अगर दूसरे धर्म के लोगों को ये कहा जाए कि आप भी हिंदू ही हैं, सो इट एक्चुअली यू कैन से कमिंग टू दिस आइडिया कि आप बॉक डाउन कर रहे हो उनकी आइडेंटिटी को। अब यहां पर फिर वो एक इनसिक्योरिटी वाली सिचुएशन आ जाती है, जिसकी वजह से फिर आरएसएस का क्रिटिसिज्म भी होता है। लेकिन आप आरएसएस के आइडिया को आई होप यहां पर समझ रहे होंगे। पैरामिलिट्री ट्रेनिंग, इसका लिंक आ जाता है कि केबी हेडगेवर 1907 से लेकर 1910 इन 3 साल ही वॉज इन बैंगलोर। तो नागपुर में स्टैब्लिश हुआ, लेकिन इससे पहले ही वॉज इन बंगाल, और बंगाल में कहा जाता है ही वॉज हैविंग सम कनेक्शन विद अनुशीलन समिति एज वेल, यानी कि जो नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके साथ काम करके इनको पता लगा कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाया कैसे जाता है, यूनिटी कैसे मैनेज रखी जाएगी, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कितना जरूरी है टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये यहां पर हो रहा था, राइट नाउ समझ में आया। 1947 को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे इंडिया इज अ लिविंग नेशन। चलो अब मैं एक और आइडियोलॉग के बारे में बताता हूं कैसे उनका आइडिया इससे कनेक्ट होता है। आरएसएस 1947 को इसलिए रिजेक्ट कर रही है, उसका कहना है कि इंडिया जो है वो कल्चरल नेशनलिज्म रखता है, मतलब इंडिया के नेशनलिज्म को वो कल्चरल नेशनलिज्म से डिफाइन करते हैं। अब है क्या कल्चरल नेशनलिज्म, कोई बताना चाहेगा? और कौन इंसान है जो कल्चरल नेशनलिज्म को पुश कर रहा था ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? एनीवन? आंसर इज अरबिंदो घोष। क्या कहना था उनका? उनका कहना था कि इंडिया एज अ नेशन इज लाइक अ सोल। एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक ये एज इट इज है, और ये उसी कल्चरल इथोस पर बेस्ड था। उनका कहना था कि हर एक जो राष्ट्र है उसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो उस जगह पर रहने वाले लोगों को बांधते हैं। कोई बंगाली और कोई महाराष्ट्रियन, उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, फूड एटसेट्रा, बट देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एज वेल। कई ऐसे फेस्टिवल्स मिलेंगे, कई ऐसे सिविलाइजेशनल वैल्यूज मिलेंगी जो नॉर्थ इंडिया में है और जो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, उनमें भी आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी। They are bound by certain epics, they are bound by certain cultural values. This is what is soul of India. एक और स्कॉलर हैं हर्डर, वेस्ट के स्कॉलर हुए, वो भी कल्चरल नेशनलिज्म के आइडिया को पुश करते थे। उनका कहना था यही है जो लोगों को बांधता है। आप कहेंगे सर और डीप में बताइए, सर अभी मतलब फील नहीं हुआ ये टॉपिक। चलो और डीप में चलते हैं। किसी एक जगह पर रह रहा हर एक इंसान क्या दूसरे इंसान को जानता हो जरूरी है? नहीं। लेकिन हमारा एक दूसरे से जुड़ाव जरूरी है। इफ वी आर नॉट कनेक्टेड इवन इन इमेजिनेशन विद ईच अदर, देन वी कैन नॉट सेफगार्ड आवर कोर इंटरेस्ट्स। फिर हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जैसे एक स्कॉलर हुए बेनेडिक्ट एंडरसन, आप उनका वर्क पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, इमेजिन्ड
किसी एक जगह पर हर एक इंसान दूसरे इंसान को जानता हो जरूरी नहीं है, लेकिन हम जुड़े हुए हैं कुछ सिविलाइजेशनल वैल्यूज से, कुछ स्क्रिप्चर्स से, कुछ फेस्टिवल्स से, कुछ आइडियाज से। हो सकता है आप दूसरा फेस्टिवल मनाते हो, मैं दूसरा फेस्टिवल मनाता हूं, लेकिन कुछ ऐसे कोर बिलीफ्स हैं जो इसी जगह पर पाए जाते हैं, एंशिएंट से मॉडर्न टाइम तक पाए जाते हैं। इसी वजह से वी आर वन कम्युनिटी, एंड सिंस वी आर वन कम्युनिटी, दैट्स हाउ डिफाइंड एज नेशन एज पर बेनेडिक्ट एंडरसन। इमेजिनेशन में है, और यह जरूरी क्यों है मैंने अब आपको बता दिया, एग्जिस्टेंस के लिए। अरविंदो घोष तो कहते हैं कि जो कल्चरल नेशनलिज्म का आइडिया है और इंडिया की जो फ्रीडम है, दैट वाज नॉट जस्ट फॉर इंडियाज गुड, मींस इंडियाज फ्रीडम वाज नेसेसरी फॉर द वर्ल्ड एज वेल। आप कहेंगे ये कुछ नई बात बता दी सर आपने, मतलब इंडिया की फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल वाज नेसेसरी फॉर द वर्ल्ड एज वेल, ये क्या बात हुई? डू यू रिमेंबर दिस आइडिया कमिंग फ्रॉम आवर उपनिषद्स, वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, G20 की थीम भी थी। एक्चुअली इनका मानना था कि जैसे रोमन्स, ग्रीक, अदर जो सिविलाइजेशन थी, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हर किसी के पास कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए है। उस दूसरी जगह कुछ ऐसी वैल्यूज, कुछ ऐसे तरीके जीवन जीने के आए होंगे, कुछ ऐसी चीजें आई होंगी जो हमें एनरिच कर सकती हैं। हमारे पास कुछ ऐसा होगा जो उनको एनरिच कर सकता है। अगर आप किसी एक टेरिटरी को स्लेव बना दोगे और कहोगे कि तुम्हारी तो हिस्ट्री ही वीक थी, तुम तो गुलाम ही सही हो, तो ऐसे में वर्ल्ड को जो फायदा हो सकता है यहां से निकलने वाले आइडिया से, यहां की यूनिकनेस से, वो नहीं हो पाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं। एक स्कॉलर हुए J.S. मिल, जॉन स्टॉर्ट मिल, उनके बारे में पढ़ाता हूं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल की क्लासेस में। J.S. मिल का कहना था कि इंडिया एज अ कॉलोनी कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ, यू कैन से, इंडिपेंडेंट नेशन। हमने पूछा क्यों भाई, किस खुशी में? कह रहे इंडियंस दे आर बार्बरिक, इट इज बेटर फॉर देम टू लिव अंडर अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। उनका कहना था कि इंडियंस डिजर्व बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। इंटरेस्टिंग वर्ड है, लिखता हूं, बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म, यहां लिखता हूं, बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म। जब हम आइडियोलॉजिकली, कल्चरली, हिस्टोरिकली अपने आप को वीक मानते हैं ना, और डिसयूनिटी होती है, तो यही फिर विदेशी हमें यही बातें बताते हैं। बेनेवोलेंट, वो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स है ना, दे आर बेनेवोलेंट, मतलब दे आर इन इंडिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस। बेनेवोलेंट है, डेस्पोट है, जरूरी है, डेस्पोटिज्म जरूरी है। डेस्पोट इज लाइक, जो ब्रिटिशर्स ने कहा वही तुम्हें करना है, अपना दिमाग मत लगाओ, तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए क्या अच्छा। अरे ब्रिटिशर्स आर सुपीरियर यार, वो जानते हैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। एंड यू आर नॉट वन नेशन, यू आर एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्वाइंड बाय ब्रिटिशर्स, यू आर नॉट नेशन। आ रही बात समझ में? तो इसी वजह से हमें नेशन के क्लियर कट आइडियाज की जरूरत थी, जो लोगों को जोड़ सके और इस नेशन को तरक्की की तरफ ले जा सके। चलिए पहले इस नेशन के आइडिया को ही ओपन करते हैं। एक्चुअली जो वर्ड नेशन है ना, ये आया है नेशो से। जब मैं वर्ड नेशन बोलता तो मुझे पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि कितने लोग तो कंफ्यूज होते होंगे, सर ये नेशन, ये स्टेट और ये कंट्री, हमें तो इसी का डिफरेंस नहीं पता, इसी का डिफरेंस बता दो। चलो मैं उससे ओपन करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेशन तो देखो ये लिखा, देखो नेशन को मैं क्या लिख रहा हूं। नेशन एज एन आइडिया इज कनेक्टेड टू इमोशन। नेशन एज एन आइडिया इज कनेक्टेड टू कॉमननेस, ठीक है, क्योंकि नेशन वर्ड केम फ्रॉम नेशो और नेसाए, NASAI, लैटिन रोमन वर्ड्स, राइट। और इसका मतलब ये होता है व्हेन यू आर रिलेटेड, मींस बीइंग रिलेटेड, कॉमननेस, इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द पीपल, दैट इज व्हाट नेशन इज। बात समझ में आ रही है? देखो जो दूसरा वर्ड है, जैसे कि स्टेट वर्ड है, अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा सर। जो स्टेट वर्ड है दैट इज लीगल, दैट इज लीगल वर्ड। और जो कंट्री वर्ड है, अभी लीगल कैसे ये भी बता देता हूं। जो वर्ड कंट्री है दैट इज एक्चुअली ज्योग्राफिकल वर्ड। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में
जब हम कहते हैं कि अच्छा दीज पीपल आर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर ज्योग्राफी, ओके दिस इज कंट्री, ओ दिस इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय वन गवर्नमेंट। स्टेट लीगल वर्ड है। जैसे स्टेट को यहां ओपन करते हैं, क्योंकि आप एक कॉमन वर्ड सुनते हैं नेशन स्टेट, तो नेशन अलग वर्ड है और स्टेट अलग है, लेकिन हम कॉमन पैरेलेंस में यूज कर लेते हैं कि हाँ हाँ नेशन है ना। लेकिन स्टेट का मतलब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर टेरिटरी, मान लीजिए एक टेरिटरी है, ठीक है, यहां पर आप सब लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, जब एक पर्टिकुलर टेरिटरी में कुछ पॉपुलेशन रहती है, वो पॉपुलेशन के ऊपर एक गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट सॉवरेन है। ये 4 फैक्टर्स हैं। जब एक पर्टिकुलर टेरिटरी में कुछ पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के ऊपर एक गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट सॉवरेन है, यानी कि अपने फैसले ये गवर्नमेंट खुद ले सकती है, किसी और के अंडर नहीं है, तब इस आइडिया को हम कहते हैं स्टेट। लेकिन क्या इस पॉपुलेशन के फीचर्स के बारे में मैंने यहां कुछ बोला? नहीं, यहां कुछ नहीं बोला मैंने पॉपुलेशन के फीचर्स के बारे में। नेशन का जो आइडिया है ये इट इज अबाउट पीपल। जैसे मिडिवल टाइम में नेशन का आइडिया वाज यूज्ड एज फॉर पीपल। फॉर एग्जांपल से इटालियन पीपल who are speaking Italian, having particular kind of say cultural attributes. लेकिन क्या सभी Italian people were governed under one government in medieval time? ऐसा था क्या? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं था। Even Italian people were actually divided into several city states, Florence, Milan, etc. मैं पॉइंट ये कन्वे करना चाह रहा हूं कि देखो, जो आइडिया ऑफ नेशन है, it is about emotionally connected people, and they are emotionally connected based on some sense of commonness. That commonness can be due to some common cultural lineage, that may be due to some ethnicity, that may be due to some language. ऐसा भी होता है। commonness का एक बेसिस होना चाहिए, वो डिसाइड करेगा आपके नेशनलिज्म को। तो क्या ऐसा हो सकता है कि there are people who are living in this particular territory by under one government, और there are people living here, लेकिन ये दोनों कहते हो नहीं हम वन नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, वी आर कनेक्टेड टू वन नेशनलिज्म? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। टेक एग्जांपल ऑफ जर्मनी। देयर वर जर्मन्स हु वर लिविंग इन ऑस्ट्रिया एज वेल। अरे हिटलर की स्टडी कर लेना आप, ऑस्ट्रिया, जर्मनी का रूल है कि नहीं। अरे रशिया इज इन न्यूज, रशिया यूक्रेन। देयर आर मेनी रशियन एथनिक पीपल लिविंग इन डोनबास रीजन, जो लुहांस्क एंड डोनेस्क रीजन है। तो रशियन एथनिसिटी के लोग वहां पर, तो वो अपने आप को ज्यादा क्लोज मानते हैं रशियन लोगों से, ना कि जो अदर एथनिसिटी के लोग हैं, अलग खान पान बोलचाल वाले लोग हैं जो यूक्रेन में है। तो यूक्रेन में भी देयर मल्टीपल एथनिसिटी पीपल। तो कहां से आप कॉमन कनेक्शन फील करते हो, वो डिफाइन करता है आपके नेशनलिज्म को। बात समझ में आई? चलिए जी, तो देखो नेशन का जो आइडिया है ना, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में मिडिवल टाइम में नहीं यूज होता था, वो एक्चुअली मॉडर्न टाइम में आया। मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल, नेशन स्टेट, ये आइडियाज आ गए। और ये भी क्यों आए? एक्चुअली इसके पीछे एक लॉजिक तो दिया जाता है। 1648 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। अब वो क्यों हुई थी? उससे पहले यूरोप में चल रहा था वॉर। अभी मैं सब कुछ कनेक्ट करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ कनेक्ट होकर आरएसएस पर आएगा और आपको पता लगेगा कैसे क्या आरएसएस के कुछ आइडियाज यूरोपियन जो आइडियाज हैं उससे कनेक्ट करते हैं क्या। एग्जाम्पल सुनिए, क्योंकि ये स्टोरी जो मैं अभी आपको सुना रहा हूं, ये आगे आरएसएस क्यों सेक्युलरिज्म को रिजेक्ट करता है उस पर भी आएगा, या सेक्युलरिज्म की किस डेफिनेशन को रिजेक्ट करता है उससे भी ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 30 years ऑफ वॉर इन यूरोप, राइट, फाइटिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ऐसे में 1648 में इन्होंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, नेशन स्टेट के आइडिया पर आ जाते हैं। मतलब क्या होगा कि कॉमन कनेक्शन वाले जो लोग हैं, लिंग्विस्टिक कनेक्शंस, एथनिक कनेक्शंस, कॉमन भाषा, रहन सहन, खान पान वाले लोग, तो भाई इनके ऊपर एक गवर्नमेंट रख देते हैं, मसला ही खत्म। तो यानी कि नेशन के बेसिस पे स्टेट बनेगी, तो ये जो स्टेट होगी, जो गवर्नमेंट होगी, अब ये गवर्नमेंट होगी सॉवरेन, ये होगी सेंट्रलाइज अथॉरिटी, और हम बिलीव करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। अब भाई कोई दूसरा देश दूसरे देश पर हमला मत करना, क्योंकि पहले तुम कह रहे थे कि अरे इटालियन लोग हमारे, बताओ, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के अंडर भी रह रहे हैं, चलो इन्हें अपने साथ करेंगे, इटालियन वाले लोगों को अपने साथ लाएंगे। तो अब कहा कि भाई जो तुम्हारे कल्चर लैंग्वेज वाले लोग हैं उनको एक साथ ले आओ, इस बेसिस पर चलो नेशंस के
बाउंड्रीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो दैट वाज द आइडिया कि उन्होंने सोचा था कि नेशन स्टेट के आइडिया से एक तरीके से स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे कि इटालियन यूनिफिकेशन, जो अभी बता रहा था ना आपको कि मेडिटेरियन में जैसे इटली निकला हुआ है, तो यहाँ पर अलग अलग सिटी स्टेट होते थे, फ्लोरेंस, मिलान, जिनको आज आप शहर की तरह जानते हैं, पहले वहाँ एक आज़ाद सरकार होती थी। फिर उन्होंने सोचा यार यूनाइट हो जाते हैं, फायदे में रहेंगे, बड़ा देश बनेगा, सिक्योर रहेगा दूसरों से हमले से, राइट। ऐसी जर्मन यूनिफिकेशन हुआ कि जर्मन एथनिसिटी वाले लोग एक साथ आ जाते हैं। तो यहां से आइडिया आया नेशन स्टेट का। क्लियर है बात। अब इंडिया जो है, इंडिया जो ब्रिटिश स्कॉलर्स कह रहे हैं कि वो नेशन नहीं है, जैसे वैलेंटाइन शिरोल का मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे ही जेएस मिल का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसी लॉजिक को यहां लगाओ। इनका कहना है अरे इंडिया कैसे नेशन हो सकता है, क्यों, इंडिया में तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, इंडिया के यहां पर तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, देखो रिलीजन डिफरेंट हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, देखो अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। अगर हम रिलीजन कोई मान ले सेम, तो अगर पंजाब में कोई मुस्लिम है और बंगाल में मुस्लिम है, उसके आपके कल्चर में आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर कोई से हिंदू है पंजाब में और कोई हिंदू है तमिलनाडु में, पंजाब और तमिलनाडु के जो हिंदूज हैं उनमें भी आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, लैंग्वेज में, कल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो इनका कहना था कि भाई हमारा जो नेशन का आइडिया है वो बेस्ड ऑन कॉमननेस है, लेकिन भाई साहब आपके यहां तो डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी है, तो आप कैसे हो गए नेशन, हम तो मानते ही नहीं आपको नेशन। और अगर आपने कोशिश भी करी ऐसी नेशन स्टेट बनाने की, तो यू विल गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नेशंस। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो पीएम थे विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के, उनका कहना था कि दैट्स द डेस्टिनी ऑफ इंडिया, इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, वी ज्योग्राफिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनाइटेड, इंडिया इज नॉट अ नेशन, एंड इवन इफ दे गेट फ्रीडम दे आर बाउंड टू एक्चुअली ब्रेक इनटू पीसेस, ये उनका कहना था। अब इस पर रिप्लाई क्या है अरबिंदो घोष जैसे लीडर्स का, या फिर आरएसएस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू। आरएसएस का कहना है भाई साहब वी आर वन। जो हिंदू जो आइडेंटिटी की वो बात कर रहे हैं वो रिलीजन से अलग है, वो कल्चरल ज्योग्राफिक है। वो कह रहा है कि भले ही पंजाबी है, बंगाली है, या तमिलनाडु में है, या कन्नड़ है, कई ऐसे कल्चरल इथोज हैं जो हम सबके एक हैं और वो हम सबको बांधते हैं एज वन नेशन, ये उनका कहना है। अब जो जैसा जब हम कहते हैं ना कि इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, कि भाई एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम तक इंडिया वाज अ नेशन, आपने थोड़ा क्रिएट कर दिया इंडिया एज अ नेशन। अब मुझे लग रहा है आप में से कई लोग सोचेंगे नहीं नहीं सर, हम इस बात को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सर क्यों नहीं कर पा रहे, कि सर जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे सर, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है हमारे यहाँ थे कौन, कुछ राजा थे, आपस में लड़ते रहते थे, ब्रिटिशर्स ने अपॉर्चुनिटी ली और बस उनको अपने कब्जे में ले लिया, तो यूनाइट कर दिया, तभी तो नेशन बने सर, नहीं तो हम कहाँ नेशन होते। आप में से कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं, जस्ट मेंशन मी इन कमेंट्स। अब उनके लिए भी रिप्लाई है, उनके लिए रिप्लाई ये है कि देखो इंडिया का जो आइडिया ऑफ नेशन है, अरबिंदो घोष जो कह रहे हैं सोल, कल्चरल इथोस, वो टेरिटोरियल है ही नहीं। यहां पर अरबिंदो घोष यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हें इनके टेरिटरी वाले आइडिया को कॉपी क्यों करना है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि तुम्हारे यहां पर अलग अलग राजा होते थे, हाँ जी होते थे, तो अलग अलग राजा थे, अलग अलग राज्य थे, तो इसका मतलब है इंडिया एक नेशन नहीं था। कैसे नहीं था, आप सोच रहे हो कि नेशन तब होता अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिटिकली पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक सरकार चलाती, ऐसा सोच रहे हो। इंडिया कह रहा है हम तो आइडेंटिटी ऑफ नेशन वो मानते ही नहीं है, हमारे हिसाब से नेशन की आइडेंटिटी तो एक कल्चरल कंटिन्यूटी है, इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, वो है। गवर्नमेंट तो बनती हैं, बिगड़ती हैं, टेरिटरीज एक्सपेंड होती हैं, श्रिंक होती हैं, दैट्स अ पॉलिटिकल फिनोमिना। नेशन का जो आइडिया है इट इज वे डीपर, वे अबव दोनों देन दिस टेरिटोरियल आइडिया। टेरिटरी तो छोटी चीज है, ये तो ऊपर नीचे होती रहती है, आती जाती रहती है, बट सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, वो कॉमननेस जो हमें जोड़ कर रखती है, वो पहले से ही है। दैट इज वाई वी आर रिजेक्टिंग देयर आइडिया। अब पता लगा। लेकिन अभी भी अब आरएसएस क्या कहेगा, आरएसएस कहेगा भाई ये जो हमारे यहाँ जो लेफ्टिस्ट थिंकर्स हैं ये कहेंगे कि नहीं नहीं, लेफ्टिस्ट थिंकर्स कहेंगे अरे इंडिया became a nation in 1947, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से ब्रिटिशर्स गए और उसके बाद इंडिया बना, नहीं तो इंडिया था ही कहां, उससे पहले तो ब्रिटिशर्स थे और प्रिंसली स्टेट्स थी। सो दिस इज देयर डेफिनेशन, देयर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इंडियाज हिस्ट्री।
अब इनका मानना है कि भाई जो इंडियन लेफ्टिस्ट हैं, तुम रिजेक्ट कर रहे हो इस आइडिया को, लेकिन तुम तो यार, ये आरएसएस वाले कह रहे हैं, ठीक है, तुम तो यार मतलब जो चाइना के लेफ्टिस्ट हैं उनसे भी ज्यादा बड़े लेफ्टिस्ट हो, यानी कि मतलब जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। तो पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं स्टेटमेंट का क्या है। देखो, जब मैं लेफ्टिस्ट आइडिया की बात करता हूं, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्स आइडियाज, मतलब ओरिजिन मार्क्स आइडियाज। लेफ्टिस्ट आइडिया है क्या? बेसिकली लेफ्टिस्ट आइडिया का मतलब है आइडिया या सेट ऑफ आइडियाज which are actually concerned about emancipation of workers and later it expanded into peasants या puars। तो यानी कि ऐसी आइडियोलॉजी जो कहती है कि जिस भी तरह की गवर्नमेंट बने, जिस भी तरह की पॉलिसीज हों, उनका कोर फोकस वो होना चाहिए आपके वर्कर्स, पीजेंट्स, इनके उत्थान के लिए। दे शुड बी कोर फोकस। मैंने ये कहा जिस भी तरह की इस वजह से, क्योंकि मार्क्स तो किसी भी तरह की स्टेट नहीं चाहते थे। मार्क्स का तो कहना था कि भाई जो भी स्टेट बनती है, गवर्नमेंट बनती है, वो एक्चुअली जो पावरफुल क्लास होती है, जैसे कैपिटलिस्ट क्लास होती है, उसी के लिए काम करती है। तो स्टेट को तो खत्म ही कर देना चाहिए। एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें सब रहेंगे, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, सब मिलकर रहेंगे, जिम्मेदारियां बटी रहेंगी। और इनका कहना है नेशन भी नहीं होने चाहिए। नेशन का आइडिया भी इसके भी खिलाफ है। इनका कहना है कि नेशन का जो आइडिया है, आइडेंटिटी है, ये भी फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ये भी नहीं होनी चाहिए। इनका कहना है रिलीजन, अरे रिलीजन भी ओपियम ऑफ मासेस है, ये अफीम है, जिसके नशे में जो गरीब जनता है वो रहती है, उसको रिलीजन कहता है। अच्छा, परेशान हो, जिंदगी में कष्ट आ रहे हैं, पुराने कर्म होंगे, भोगो, नेक्स्ट जन्म बहुत अच्छा मिलेगा, जन्नत जाओगे, स्वर्ग जाओगे। मार्क्स कहते हैं ये सब जो आइडियाज हैं ये बहकाने के लिए हैं। तुम्हारी स्थिति खराब है तो आज के सिस्टम की वजह से है, तुम्हारी स्थिति बेटर हो सकती है, आज के सिस्टम को सुधार कर हो सकती है जब तुम एक साथ खड़े होगे। इस सिस्टम ने जिसको बेनिफिट दिया है, जैसे कैपिटलिस्ट, ये तुम गरीब केवल इस वजह से नहीं हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम गरीब इस वजह से हो क्योंकि सिस्टम इज ट्वीक्ड अगेंस्ट यू। देयर विल बी सम पीपल हु आर गोइंग टू रिमेन रिच, दे आर गोइंग टू गेट रिचर एंड रिचर बिकॉज द सिस्टम इज गिविंग देम एडवांटेज। तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सिस्टम चाहता ही नहीं है कि तुम समझ सको। तो भाई मार्क्स का आइडियाज तो रिलीजन को भी, नेशन को भी, वो कह रहे हैं नेशन, वो कह रहे हैं तुम्हारी एक ही पहचान है, या तो तुम कैपिटलिस्ट हो या वर्कर हो। कैपिटलिस्ट हो तो तुम एक्सप्लॉइटर हो, और वर्कर हो तो कोई और तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तुम्हारी मेहनत से ज्यादा प्रॉफिट कोई और कमा रहा है, और तुम्हें तो बस लिम्बो में रख रखा है, कभी भी तुम्हें हटाया जा सकता है। तुम्हारा वर्थ जो है ट्रू, वो कभी तुम्हें मिलेगा नहीं इस सिस्टम में। तो नेशन का आइडिया किस लिए खिलाफ? क्योंकि अगर तुम नेशन का आइडिया में हो जाते हो तो तुम्हें लगता है ये कैपिटलिस्ट भी मेरा है, क्योंकि देखो ये भी इसी फ्लैग को मानता है, मैं भी इसी को मानता हूं। तो इस तरह की जो यूनिटी है वो तुम्हारे एक्सप्लॉइटेशन को कंटिन्यू रखेगी। तो भाई मार्क्स तो नेशन, रिलीजन, स्टेट, तीनों को ही, क्योंकि वो कहते हैं स्टेट में क्या है, कुछ लोगों के पास पावर, और जब भी कुछ लोगों के पास पावर होती है वो केवल कुछ लोगों के लिए काम करती है और इनइक्वालिटी को बनाकर रखती है। तो मार्क्स तो कहते हैं कि भाई अल्टीमेटली इक्वालिटी कब आएगी? इन सब आइडियाज से फ्री होकर आएगी, राइट? इसी वजह से आपने समझा, आप समझ गए होंगे आपको व्हाई मेनी लेफ्टिस्ट वुड से टू यू दैट दे आर एथीस्ट, राइट? इसी वजह से शायद आप कनेक्ट कर रहे होंगे क्यों कुछ लेफ्टिस्ट को कहा जाता है कि यू आर नॉट हैविंग एनफ कमिटमेंट फॉर द आइडिया ऑफ नेशन। उनकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठता है। लेकिन आप समझे कि वो राष्ट्रीयता पर सवाल क्यों उठता है? क्योंकि वो जिस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है, वो जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो आइडियोलॉजी ही नेशन के आइडिया को दुश्मन मानती है। अभी बात समझ में आ रही है आपको, राइट? तो इट्स अबाउट आइडियोलॉजी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मतलब शैलो वे में कि अरे तुम क्रिमिनल हो। इसके पीछे की आइडियोलॉजी को भी तो समझो, राइट? अब मैं यहां पर ये कह रहा हूं, आरएसएस कह रही है कि भाई मार्क्स जो है, मार्क्स के फॉलोवर थे माओ। माओ ने किया रिवॉल्यूशन चाइना में, और चाइना में बन गई गवर्नमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक? अब लॉजिकली सीसीपी को नेशन का आइडिया को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन क्या चाइना नेशन का आइडिया को रिजेक्ट कर रहा है? नहीं। यानी कि माओ खुद मार्क्स के कुछ आइडियाज को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब एक तरीके से जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, इन सब आइडियाज को लेफ्टिस्ट को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन माओ की जो स्पीच थी 1 अक्टूबर 1949 की स्पीच, आप गूगल करेंगे आपको आर्काइव्स में मिल जाएगी। उस स्पीच में वो क्या कहते हैं? वो अपने 5000 साल पुराने इतिहास को बेसिस मानते हैं चाइनीज स्ट्रेंथ का। तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि भाई साहब आइडियाज आर टूल्स टू बी इन द पावर, टू मेंटेन स्ट्रेंथ, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ योर पीपल। तो माओ को जो सही लगा माओ ने वो किया। और यहां इंडियन लेफ्टिस्ट वो रिजेक्ट कर रहे हैं सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी ऑफ नेशन कैसे हो सकती है, एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक कैसे इंडिया सिविलाइजेशन हो एक नेशन हो सकता है। नेशन का तो आइडिया एक पॉलिटिकल आइडिया है जो ब्रिटिशर्स ने आजाद किया। ये देखो मैं जरा चाइनीज का दिखा दूं, ये तो रिसेंट वाला है, 22 मई 2025 का आर्टिकल है, अभी का आर्टिकल है। मैं केवल माओ नहीं, शी जिनपिंग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आती है, चाइना 5000 साल पहले भी था और 5000 साल बाद भी रहेगा। यूएसए जो है वो 5000 साल पहले था नहीं। जहां आज आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखते हो, ये ऐसे आइडियाज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे पंप किया जा सके नेशनलिज्म को। कहते हैं 5000 साल पहले भी चाइना था, वो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है, चाइना इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, मिस्टर श्याम सरन, उनकी बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। उसमें वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, देयर इज कल्चरल कंटिन्यूटी हियर। जबकि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री देखिए, वहां पर रेड इंडियंस थे, एबोरिजिनल पॉपुलेशंस थी, वो ट्राइब्स जो थे उनको खुद इन यूरोपियंस ने सफाया किया और उसके बाद मतलब उनको तो खत्म ही कर दिया, छोटी सी जगह में लिमिट हो गए। और उसके बाद उस पूरे एरिया में कॉलोनीज बना ली, फिर वो कॉलोनीज में ही सिविल वॉर हुए, उसके बाद जाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। तो उसके यहाँ कोई एंशिएंट से मॉडर्न तक की कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन यहां पर वो एंशिएंट से मॉडर्न कंटिन्यूटी है। चाइना इस बात को कर, और चाइना देखिए इस बात को, उनका एक व्हाइट पेपर है ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर, वहां पर ये बात करें। देखिए द व्हाइट पेपर हार्क्स बैक, नॉक कर रहा है 5000 years ऑफ हिस्ट्री विच एंडोर्ड चाइनीज नेशन पॉइंट टू बी नोटेड विद अ प्रोफाउंड एंड रिच स्ट्रेटेजिक कल्चर और नेशनल सिक्योरिटी। देख रहे हैं, बिल्डिंग ऑन पास्ट फाउंडेशन। और कई लोग कहते हैं कि सर आइडियोलॉजी, हिस्ट्री, इससे क्या ही मतलब है सर, टेक्नोलॉजी पर फोकस कीजिए, जॉब्स की बात कीजिए। भाई साहब टेक्नोलॉजी, जॉब्स, एवरीथिंग एक्चुअली हैपन्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ हाउ सोसाइटी वर्क्स, हाउ मच स्ट्रेंथ देयर इज इन सोसाइटी, व्हाट सोसाइटी बिलीव अबाउट इटसेल्फ। एक एग्जांपल दे देता हूं, चलिए। जापान 1945 में तबाही, 6 अगस्त 9 अगस्त, हिरोशिमा नागासाकी, हम सब जानते हैं। 1945 में था ये। उसके 10 साल बाद जापान का इकोनॉमिक स्टेटस चेक करो, इतनी तेजी से जापान आगे बढ़ा कैसे? आप कहोगे सर कल्चर से क्या ही होगा, सर आइडियोलॉजी। जापान जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। आप अपने व्यूज को शैलो रखे हुए हो, वहां जापानीज पीपल हैविंग डेप्थ, प्राउड ऑफ देयर कल्चर, हैविंग दिस यूनिटी विद द आइडिया ऑफ नेशन कि भाई हम एक राष्ट्र हैं, हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, अब हमें उठना है, डिसिप्लिन मैनर में काम करना है, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने हैं और ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने हैं जो दुनिया की मजबूरी बन जाए। वो कितने रेस्ट्रिक्शन लगा दें लेकिन उनकी मार्केट हमारी प्रोडक्ट्स को ले, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बने। दैट इज द पावर ऑफ नेशनलिज्म। टेक एग्जांपल ऑफ जापान। यूएसए की जो डेट्रॉइट मार्केट थी ना, जो एक समय पर यूएस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो उनकी खुद की कंपनीज कैप्चर करे हुए थी, भाई साहब तबाही, लाख कोशिश करी कि जापानीज कंपनीज लाइक टोयोटा वहां पर कदम ना मतलब जमा सकें, लेकिन फिर भी कर लिया। तो इकोनॉमिक सक्सेस इज ऑल्सो हैविंग दिस कनेक्शन टू द आइडिया ऑफ कल्चर, हिस्ट्री, हाउ यू रिलेट विद योर हिस्ट्री, विद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। आ रही बात समझ में? और अब इससे कनेक्ट कीजिए आरएसएस जो कह रहा था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वॉलंटियर्स, सेवा की भावना, राष्ट्र के प्रति समर्पण, किसी धर्म के लिए नहीं, कोई एक पर्टिकुलर स्क्रिप्चर के लिए नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्चर के लिए नहीं। और एक ये भी एक बड़ी भ्रांति है जो कहीं लेफ्टिस्ट स्कॉलर्स बोलते हैं और लेफ्टिस्ट लीनिंग लेक्चरर्स भी अपनी वीडियोस में बताते हैं, कहते हैं कि अगर आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो गया तो ब्राह्मणवाद की स्थापना हो जाएगी, ब्राह्मणिकल सिस्टम विल गेट एस्टैब्लिश्ड एंड देयर विल बी एक्सप्लॉयटेशन of Dalits, there will be exploitation of women because they are going to have secondary status to women. RSS का जो आइडिया वो कहता है कि भाई पहले थोड़ा ठहरो, पढ़ो, समझो हमारी आइडियोलॉजी क्या है। जैसे कि किसी धर्म के बारे में जानना हो तो उसके किसी एक फॉलोअर, उसकी बयानबाजी के बेसिस पर उस धर्म की समझ आपको आ गई है, ये मत विश्वास रखना।
उस धर्म में इतनी चीजें हैं, उसने डिस्टोर्ट करके उसके फॉलोअर ने इतनी चीजों को पकड़ा और उसी के बेसिस पे अपने धर्म को इंटरप्रेट कर रहा है। उसको क्या पता है, नादान है बेचारा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से यहां पर ये आइडियाज है। तो आरएसएस कह रहा है कि भाई पहली बात तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काफी लोग यात्राएं निकालेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, है ना, कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर्स भी हो जाएंगे, वो कहेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए हम मुहिम कर रहे हैं। आरएसएस का कोर आइडिया, खुद जो आरएसएस मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दी, वो कह रहे हैं भाई हिंदू राष्ट्र बनाना क्या है, हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी है, कोई रेस थोड़ी ना है, वो तो ऑलरेडी है। इसको, इसकी समझ को डेप्थ में लाकर हमें एक होना है और आगे बढ़ना है। आरएसएस इज नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ ब्राह्मणिकल स्टेट। आरएसएस सामाजिक समरसता की बात कर रही है, यानी कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। बात समझ में आ रही है? ये आइडिया है। ये वो स्पीच है जो मैं आपको बताया था माओ जेडोंग ने दी थी, मैं शेयर कर दूंगा आपको लिंक। तो हिंदू राष्ट्र हमें क्लियर हुआ, ज्योग्राफिकल कल्चरल आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। क्या हिंदू राष्ट्र को बनाने की जरूरत है? आरएसएस कह रही क्या बात करो, बनाने की क्या जरूरत है भाई, ऑलरेडी है, इनके हिसाब से ऑलरेडी है। क्लियर है बात? तो आरएसएस इज नॉट पुशिंग एनी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजिकल बेस्ड सोसाइटी स्टेट, ऐसा नहीं है। ये एक भ्रम है जो फैलाया जाता है, राइट? जैसे एक एग्जांपल देता हूं चलो आपको। ये आरएसएस की वेबसाइट है, तो इसमें ना एक पोर्शन मिलेगा आपको नो अस, ठीक है? तो नो अस में इन्होंने पूरी अपनी आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पर आप अगर पढ़ेंगे, देखिए, साइमल्टेनियसली टू स्ट्रेंथन द कल्चरल रूट्स ऑफ नेशन marked by twin features of character of Sangha from the beginning and that has today। देखिए, कल्चरल रूट्स ऑफ द नेशन, क्या यहां पर कल्चरल रूट्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन है या अगेंस्ट माइनॉरिटी है? नहीं। आरएसएस का मानना है अगर कोई भी संस्था भारत की अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ नेशन करेगी तो अल्टीमेटली वो नेशन के आइडिया को वीक करेगी। अब समझ में आया? आरएसएस का आइडियोलॉजी ये कहती है, अब कोई पॉलिटिशियन अपनी जो भी उसने छोटी सी समझ ली, उसके बेसिस पे वो जिस तरीके से उसको यूज करे वो अलग बात है, बट आइडियोलॉजी है। प्रूव्ड प्रोफेटिक पार्ट्स ऑफ पंजाब, बंगाल, सिंध, फ्रंटियर एरियाज वर सरेंडर्ड फ्रॉम भारत। भारत के आइडिया की बात की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन प्रोविंस, किसी माइनॉरिटी के अगेंस्ट बात नहीं की जाएगी। आप यहां पर ये रीड कर सकते हैं, मैं इस लिंक को भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यानी कि 1947 के आइडिया को रिजेक्ट करना इसलिए वो जरूरी मानते हैं। रिजेक्ट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमृत महोत्सव नहीं बना रहे हैं या हम इंडिपेंडेंस को ऑब्लिवियन में रख रहे हैं। नहीं नहीं, वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट वो एक पॉलिटिकल फ्रीडम है, ब्रिटिशर्स से फ्रीडम है। बट आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया एज अ नेशन वाज बॉर्न देयर, ऐसा नहीं कह सकते। आरएसएस रिजेक्ट करती है टू नेशन थ्योरी। वो कहती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टू नेशन थ्योरी की जरूरत ही नहीं थी। वो एक फैक्चुअल एरर है, वो केवल एक प्योर अपॉर्चुनिज्म है, जिसकी वजह से हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, अदर कम्युनिटीज है, उन्होंने केवल दर्द सहा है उस पार्टीशन के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर, अभी आपने देखा आसिम मुनीर की स्टेटमेंट थी, यही स्टेटमेंट थी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस। अब कनेक्ट हुआ जो मैंने पहला स्टेटमेंट जिससे मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, अब आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वो क्यों हिंदूज और मुस्लिम्स को नेशन बता रहे हैं, कह रहे हैं यार इसी बेसिस पर कॉमननेस हो सकती है, हिंदूज के बेसिस पे कॉमननेस हो सकती है, मुस्लिम्स के बेसिस पे कॉमननेस हो सकती है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक साथ जो है वो आइडिया ऑफ नेशन नहीं हो सकता। ये आसिम मुनीर का बयान था। और देखिए उसके बाद इसी धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर फिर ये पहलगाम अटैक और उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर। तो ये सब कुछ कनेक्टेड। आप ये मत समझिए कि माउंटबेटन के टाइम पर टू नेशन थ्योरी वो तो हो गई। अरे आज तक वो इंडिया को इंपैक्ट कर रही है, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को शेप कर रही है। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया मिस्टर एम के नारायण, उनका स्टेटमेंट देखिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखनी है तो हमें इस नेशन के आइडिया को सॉर्ट करना होगा, नहीं तो बाहरी जो ताकतें हैं, जो बिग पावर्स हैं, वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ऐसी अपने पावर मींस के लिए, हथियार बेचने के लिए, सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट करने के लिए यूज करती रहेंगी। तो आप पूरी तरह आजाद नहीं हुए, केवल पॉलिटिकल फ्रीडम हुई है। अभी वो कल्चरल फ्रीडम,
इकोनॉमिक फ्रीडम, अभी वो गोल है जिस पर साथ में काम करने की जरूरत है। दैट इज व्हाट आरएसएस इज सेइंग। अब देखिए आरएसएस का आइडिया, कुछ लोग कहते हैं कि यार ये हिंदू रिलीजन स्पेसिफिक है। मैं अगेन इस बात को कह रहा हूं, जब मैं आरएसएस को एक्सप्लेन करूंगा तो बिल्कुल आरएसएस के हिसाब से करूंगा, व्हाट दे आर सेइंग। उसके बाद अभी आगे जब मैं काउंटर पर आऊंगा तो हर एक काउंटर को भी मैं उतनी ही पैशन से जस्टिफाई करूंगा जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आरएसएस रिलीजियस, अगर कहें कि आरएसएस एक पर्टिकुलर रिलीजन, हिंदू रिलीजन जो मेजॉरिटी में है उनको फेवर करती है, राइट। तो ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था, अभी जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, लद्दाख यूटी है, वहां पर प्रॉस्परस बनाने का गोल, उसे प्रॉस्परस बनाने का गोल, ये एक फॉरमोस्ट कमिटमेंट क्यों है शुरुआत से आरएसएस का और बीजेपी का, ये आरएसएस सवाल कर रहा है। आरएसएस कह रहा है कि भाई हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग दैट पार्ट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, भाई वो भारत का सिरमौर है, तो उसको डेवलप भी करना है। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर में खुशहाली आ जाती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आ जाती है, प्रॉस्पर हो जाते हैं वहां के मुस्लिम्स, तो इसमें सबसे बड़ी हार पाकिस्तान की होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आइडेंटिटी पे सवाल हो जाएगा। जिन्ना से सवाल होगा कि भाई तुमने पाकिस्तान बनाया क्यों था, जब मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन अ हिंदू मेजॉरिटी नेशन इज गेटिंग प्रॉस्पर्ड। और पाकिस्तान के क्या है इकोनॉमिक हालात आपको पता ही है, समझ रहे हैं अब ये बात। अब रिजेक्शन ऑफ सेक्युलरिज्म क्यों है, तो पहली बात तो सेक्युलरिज्म एज अ वर्ड को ओपन करते हैं। एक्चुअली जो वेस्ट में आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म आया, ये आया मिडीवल और मॉडर्न टाइम के बीच में, ठीक। एक्चुअली शुरुआत के जो रूल यू कैन से जो स्कॉलर्स थे जैसे मैकियावेली थे, तो मैकियावेली का कहना था कि जो चर्च है बहुत दखल करता है स्टेट में, यूनिफिकेशन नहीं होने दे रहा है इटली का, क्योंकि मैकियावेली वाज अ, जैसे आज आप में से कई लोग इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर बनना चाह रहे होंगे, ऐसी मैकियावेली वाज इन फॉरेन सर्विस ऑफ फ्लोरेंस जो इटली का पार्ट है आज। तो मैकियावेली चाहते थे कि यार यूनाइट होना चाहिए इटली, लेकिन जो ये चर्च थे वहां पर, वो अपनी अथॉरिटी उस पर्टिकुलर सिटी स्टेट में उनको लगता था भाई कम हो जाएगी अगर ये यूनिफाई होकर एक देश बन गया तो इस वजह से उन्होंने कहा कि यार इससे जब वीक हो रहा है हमारा सिस्टम में भी करप्शन है, स्टेट एंड चर्च ऑफिसर्स आर करप्ट एंड टुगेदर दे आर मेकिंग आवर स्टेट वीक। तो ऐसे में उन्होंने कहा देयर शुड बी क्लियर सेपरेशन, यानी कि स्टेट में और रिलीजन में क्लियर सेपरेशन होना चाहिए। पब्लिक स्फेयर स्टेट का मैटर हो और जो प्राइवेट स्फेयर है वो आपके वो रिलीजन का मैटर हो, क्लियर सेपरेशन हो। अब ये तो मैकियावेली ने कहा। मॉडर्न टाइम के स्कॉलर हुए हॉब्स जो है मैकियावेली से और आगे निकल गए। मैकियावेली से कह रहे हैं कि हालांकि हॉब्स तो जहां पर आज यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहां पर हुए, उनका कहना मैकियावेली मैं आपका रही सही कसर पूरा कर दूं। उन्होंने कहा आप इक्वल कैसे मान रहे हो यार चर्च की अथॉरिटी को, चाहे प्राइवेट स्फेयर में है। अरे नहीं, स्टेट ऊपर है और रिलीजन यहां है नीचे। तो मुझे बताओ अगर हॉब्स ऐसी बात करेंगे तो जो चर्चेज हैं, जो चर्च हैं, वो हॉब्स पे बैन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। उन्होंने तो कहा स्टेट ऊपर है जी, बराबर का मुद्दा ही नहीं है। ये इनका सेक्युलरिज्म था कि स्टेट सबसे ऊपर है, अथॉरिटी केवल स्टेट की चलेगी, रिलीजन की नहीं। रिलीजन पर्सनल स्फेयर में रहे और किसी भी तरह की कोशिश ना करे अपने आप को स्टेट के इक्वल करने की, क्योंकि एक वो टाइम था अगर चर्च ने कह दिया कि हम राजा के खिलाफ हैं तो भाई सब जनता को भड़का देते थे। ऐसा एक दौर था यूरोप में। तो मुझे बताओ ऐसे में जो चर्च है वो उस समय क्या कह रहा होगा हॉब्स को? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो हॉब्स को कह रहा था ये शैतान है, ये पॉइजनस टेडपोल है। इनकी एक बुक थी लेवियाथन, भाई साहब उसमें आग लगवा दी, बैन कर दिया, लाइफ टफ कर दी थी हॉब्स की। तो यहां इस तरीके से आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म आया है कि जो स्टेट है उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। जैसे स्टेट इज नॉट गोइंग टू हैव इट्स ओन रिलीजन, कोई धर्म नहीं होगा स्टेट का अपना। जैसे इंडिया में, क्या इंडिया एज अ स्टेट का कोई रिलीजन है? नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का है, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बताता अपने आप को, ठीक है। अच्छा, यहां पर रिलीजियस फ्रीडम होगी तो हाँ जी रिलीजियस फ्रीडम है ना। अब यहां पर इनका क्या कहना है, आरएसएस का क्या कहना है? आरएसएस का कहना है कि देखो यूरोपियन हिस्ट्री, उसमें रिलीजन और स्टेट का जो रिलेशन था वो एक डार्क एज ऑफ हिस्ट्री वाला था, जिसमें कि इनका रिलेशन गुड नहीं था। देयर वाज लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ टर्मोइल। बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऐसा नहीं था। भारत के इतिहास में आप देखो तो धर्म के जो आइडियल्स हैं उनका इस्तेमाल सरकारों में होता रहा है, तो हमारे यहां एडवर्सल रिलेशन था ही नहीं। तो ऐसे में क्लियर कट सेपरेशन वो हमारे लिए वर्क नहीं करता।
अच्छा, एक और डिबेट है यहाँ पर। अगर आप सेकुलरिज्म को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ड आता है धर्मनिरपेक्ष। सुना आपने ये वर्ड, धर्मनिरपेक्ष। अब निरपेक्ष का मतलब, तो भाई आप एक तरीके से धर्म से इंडिफरेंट हो रहे हो। अब यहां पर आरएसएस जो आइडियोलॉग्स हैं उनका ये मानना है कि भाई हमारे यहां जो धर्म का मतलब है वो नहीं है जो इंग्लिश डिक्शनरी में है। हमारे यहां धर्म का मतलब है ड्यूटी, अ कॉस्मिक ड्यूटी, कर्तव्य। जैसे हिंदू धर्म, जब मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपकी एक यूनिट आती है, उसमें हिंदू पॉलिटिकल थॉट पढ़ाता हूं, तो स्टार्ट ही करता हूं आइडिया ऑफ धर्म से, कि कैसे धर्म का मतलब एक कॉस्मिक लॉ है जिससे संसार चल रहा है। तो इनका कहना है कि जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड में देखते हो, जैसे मैंने पेन उछाला तो एक ग्रेविटी के हिसाब से नीचे आया, तो एक प्रिंसिपल वर्क कर रहा है ना। ऐसे ही कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जिससे पूरी हमारी लाइफ चल रही है, और हर एक पॉइंट जो इसमें है उसको वही करना है जिसके लिए वो बना है। तो ऐसे ही हमारे भी अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं जो हमें करने होंगे, तभी ऑर्डर रहेगा, तभी धर्म होगा। जैसे आपने सुना होगा ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म का मतलब यहां पर क्या है? इफ यू आर नॉट डूइंग और वायलेटिंग दिस कॉस्मिक ड्यूटी, इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर मेड फॉर, इससे तो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, कैओस आ जाएगा, है कि नहीं? देयर शुड बी सम यू कैन से स्टेबिलिटी, राइट? धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का। बताइए कमेंट्स में, आप समझ में आया? तो इनका कहना है कि यार हमें ना सेकुलरिज्म का आइडिया यूरोप वाला एज इट इज बोरो नहीं करना चाहिए था। हमें अपने कल्चरल आइडियाज, हमारे यहाँ कैसे स्टेट चलती थी, उसके बेसिस पर हमें अपने आइडियाज यहाँ पर रखने चाहिए थे। हालांकि अभी मैं इसका काउंटर भी करूंगा कि जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिटिक है इस पॉइंट पर वो क्या है, अभी आगे आएगा। मुझे लग रहा है इतनी तो आपको पता लग गई होगी। तो एक हम कंसाइज करें इस बात को, जो अभी हमने आरएसएस पे डिस्कशन किया, तो आरएसएस का कहना है कि वी आर स्टैंडिंग फॉर सोशल हार्मनी, जिसमें कोई कास्ट, रिलीजन, किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पर वी बिलीव इन स्वदेशी, हमें अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, जिससे कि दूसरा इकोनॉमिक डिपेंडेंस हमारी अगर उस पर रह गई उसका मिसयूज ना करे। हमें कल्चरल एजुकेशन भी अपने स्टूडेंट्स को देनी होगी। हमें वो जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे जो हमारी हिस्ट्री को हमें पढ़ाने के लिए इंटरप्रेट करते थे, जिसमें कि हम अपनी हिस्ट्री को सेलेक्टिवली पढ़ते थे और उसमें जो प्राउड वाली बातें हैं वो सेलेक्टिवली हटा दी गई थी, वो चेंज होनी चाहिए। और अखंड भारत, अब देखिए अखंड भारत का जो आइडिया है उस पर आरएसएस का कहना है इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल कंट्रोल। इसका मतलब पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है, जैसा कि कई लोग मानते हैं कि अखंड भारत का मैप यह है कि पाकिस्तान और उधर कंधार तक और इधर बांग्लादेश सबको मिला देंगे, है ना। वो कह रहे नहीं, ये नहीं। अखंड भारत का मतलब है एक कल्चरल स्पिरिचुअल यूनिटी दैट वी बिलीव इन। फिलोसफिकली ये है अखंड भारत का मीनिंग। अब पॉलिटिकली एक्सपेंशनिस्ट फिलोसफी का इस्तेमाल करके, पॉलिसी का इस्तेमाल करके कोई कैसे इसको इंटरप्रेट करे वो अलग बात है, बट फिलोसफिकली दिस इज व्हाट आरएसएस बिलीव्स इन। अभी क्लियर हुआ आपको? क्लियर है? अब जरा काउंटर पर आ जाते हैं। ये इस सेशन का एंड पॉइंट आ गया है अब, ठीक है। आई होप मजा आ गया होगा आपको, दिमाग थोड़ा ओपन हुआ होगा, मजा आया होगा। अब जरा काउंटर सुनिए। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिटिक। वो कह रहा है कि यार जो सेक्युलर वर्ड है वो एटलीस्ट ये इंश्योर कर रहा है कि हम सिटीजनशिप जो देंगे पॉलिटिकल आइडिया के बेसिस पे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजन एक आपकी लीगल आइडेंटिटी है जो आपके और इंडिया स्टेट के रिलेशन को बताती है। इसमें हम कोई कल्चर एंगल नहीं रखेंगे, कारण क्योंकि आप तो कह रहे हो कि ठीक है ऑल आर हिंदू, बट आर एवरीवन एक्सेप्टिंग देमसेल्फ एज हिंदू इन ज्योग्राफिकल कल्चरल टर्म्स? नो, दे मे बी थिंकिंग कि यार ये हिंदू अब हमें बता रहा है तो मतलब ये हमारी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसको नीचे मान रहा है। वो तो उसको ऐसा मानेगा, और अगर ऐसा माना तो सोशल हार्मनी का गोल कैसे पूरा होगा? इनका ये कहना है। अब हिस्टोरिकल पे देखिए काउंटर क्या है। अगर एंशिएंट टाइम में देखें तो देयर वाज प्लूरलिज्म। जैसे आइडिया कहता है कि एंशिएंट टाइम में जैनिज्म भी था, बुद्धिज्म भी था, हिंदूज भी थे, फिर इस्लाम का एडवेंट भी था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्लूरलिज्म था, तो देयर वाज डाइवर्सिटी। तो इस डाइवर्सिटी को हम ये कैसे कहें कि एक कल्चरल यूनिटी थी। हालांकि आरएसएस का इसमें कहना है कि चाहे बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, या फिर इंडिया में जो इस्लाम था, हर किसी में वो जो कोर सिविलाइजेशनल वैल्यूज थी वो थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जैसे कि आरएसएस
एक्सेप्ट करती है देयर वर सर्टेन ट्रेडिशंस लाइक सूफिज्म में कितने ट्रेडिशंस हैं जो भारत के हैं, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ देम। क्योंकि आरएसएस का हिंदुत्व का जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, हर एक वो इंसान हिंदू है जो भारत के लैंड को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। लेकिन इनका कहना है कि यार आपने तो ऐसा मान लिया, लेकिन हर कोई एक्सेप्ट करेगा तभी तो सोसाइटी चलेगी, ऐसा तो नहीं माना जाता। फिर गांधी का क्या कहना है, जैसे गांधी भी राम राज्य की बात करते थे, बट गांधी जी वाज नॉट सपोर्टिंग आरएसएस। व्हाई? गांधी जी का कहना था मेरे हिसाब से जो राम राज्य है वो एक मोरल रूल है, मोरल रूल। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको राम राज्य और गांधी जी पर एक थोड़ा और डीपर एनालिसिस चाहिए, मैं इसको और डीप में ओपन कर दूंगा, क्योंकि इस पे अगेन एक हाफ एन आवर का डिस्कशन होगा इंटरेस्टिंग। लेकिन इनका क्या कहना था, अगर मैं आरएसएस के काउंटर के रूप में इसको समझाऊं तो गांधी जी वाज सेइंग कि देखो आई बिलीव इन सर्वधर्म समभाव। अकॉर्डिंग टू हिम मुस्लिम्स, सिख, Christians all have this right to actually pray their God in their way and to identify themselves in the way they want. तो RSS was saying कि we are not against कि अलग अलग रिलीजन वाले लोग अपने प्रेइंग के तरीकों को छोड़ दें, नहीं। बट गांधी जी का कहना था लेकिन भाई आप उन सबको कह रहे हो ना कि उनकी सबकी आइडेंटिटी जो है एक कॉमन आइडेंटिटी है, वो नहीं जीना चाहते कॉमन आइडेंटिटी में, वो डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना चाहते हैं, ये जो प्लूरलिज्म का आइडिया है। तो गांधी कहते हैं मैं तो इस बात को रेस्पेक्ट करता हूं कि अगर हर कोई अपने आप को हिंदू वर्ड से एसोसिएट नहीं करना चाहता तो इस फ्रीडम को इंडिया में रहना चाहिए, सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो लिंग्विस्टिक है, रिलीजियस है, तभी हम सब एक साथ अच्छे से रह सकते हैं। अंबेडकराइट का क्या कहना है, डॉक्टर अंबेडकर का कहना था व्हाट यू आर प्राउड ऑफ। आप कह रहे हो सिविलाइजेशनल एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक हमें एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है, एक लिविंग राष्ट्र है, लेकिन why you are not talking about a large section of society, Dalits, they were not even treated as humans, उनके बारे में बात क्यों नहीं होती? उसको एक डेंट ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों नहीं माना जाता? क्यों उनको किसी एक डेफिनेशन जो आप हिंदू की बता रहे हो उसमें टेम करने की कोशिश कर रहे हो? हम उसको नहीं मानते, हम उसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें दलित का शोषण हुआ है। अंबेडकराइट ये बात कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको? लेफ्ट लिबरल क्या कहते हैं? लेफ्ट लिबरल का मानना है कि देखो जो आरएसएस का आइडिया है ऑफ नेशन, वो एक कॉमन एथनिसिटी के बेसिस पे नेशन को डिफाइन कर रहा है। इनका कहना है कि जैसे इटालियंस, जैसे जर्मन्स, उन्होंने एक पहचान बनाई, जैसे जर्मन एक पहचान है, इटालियन एक पहचान है, और उसके बेसिस पे नेशन को डिफाइन करा, आप ऐसे ही हिंदू एक पहचान फोर्ज कर रहे हो। इनका कहना है ये एक तरीके से रिएक्शन है एक्चुअली आपका, इट वॉज नॉट देयर इन एंशिएंट टाइम। लेफ्ट लिबरल का कहना है ये आपका क्रिएशन है। जैसे स्कॉलर्स लाइक रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर, अमर्त्य सेन, उनका ये कहना है। उनका कहना है इट्स अ रिएक्शन टू व्हाट? कॉलोनियल रूल। अब क्योंकि कॉलोनियल रूल में आपका सब्जुगेशन हुआ है, अब आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, तो रिएक्शन में आपने कहा कि एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक हम एक ही सिविलाइजेशन स्टेट थे, नेशन थे, हमें टेरिटोरियल नहीं, हमें उस आइडेंटिटी से पहचानो। बात समझ में आ रही है? ये एक रिएक्शन था इनके हिसाब से। तो अगर सब कुछ हो गया आपको क्लियर, तो मेंशन भारत माता की जय। तो दिस टॉपिक इज ओवर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनालिसिस में। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आगे भी काम आएगी आपके। इंटरेस्टिंग डिस्कशन निकला है। शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, डिबेट कर सकते हैं लोगों के साथ, और मुझे कुछ कमेंट्स आपको भेजने हो तो फील फ्री टू शेयर। आपके डिफरेंट ओपिनियंस भी हो सकते हैं, आई होल हार्टेडली रेस्पेक्ट दैट। ठीक है, जैसे एग्जाम मैं आपको बता देता हूं आप कहां कनेक्ट हो सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा शशांक त्यागी फॉर यू। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा तो यू कैन कनेक्ट देयर। SHANKTYAGI शशांक त्यागी फॉर यू। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट। ठीक है। अच्छा, आप में से जो लोग अपनी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली टेक हेल्प फ्रॉम स्टडी IQ। अगर आपने सोचा है कि तैयारी शुरू करनी है, एक कोर्स के थ्रू कंप्लीट सिलेबस करना है, टाइम बाउंड मैनर में, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाए, पर्सनल मेंटरशिप मिल जाए, एग्जैक्टली पता हो क्या पढ़ना है, कितने टाइम में कवर करना है, तो आप स्टडी IQ की जो कोर्सेज हैं उसकी हेल्प ले